इकोनॉमिक्स स्टडी पॉइंट पर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है मूल्य निर्धारण में समय तत्व का महत्व। चलिए आइए शुरू करते हैं नया टॉपिक। सबको नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में सबका स्वागत है। बोर्ड परीक्षा 2020-21 की हम आपको तैयारी करा रहे हैं और इसमें जो है जो हम आपको पढ़ा चुके हैं, कोर्स तो आपका हम कंप्लीट कर ही चुके थे, लेकिन चूंकि अभी परीक्षाएं हैं, देखते हैं क्या होता है, तो हम पुनरावृत्ति आपको फिर से करा रहे हैं और मुझे विश्वास है कि आप जरूर जो भी मैं प्रोजेक्ट डाल रहा हूं उनको देख रहे होंगे और समझ रहे होंगे। आप मेहनत कीजिए ढंग के साथ में। आज का एक नया टॉपिक हम लेके आए हैं, मूल्य निर्धारण में समय तत्व का महत्व। तो यहां मैं आपको एक बात बता देना चाह रहा हूं कि मूल्य निर्धारण में जो समय तत्व है उसकी भूमिका तो होती ही है, एक और है प्रतियोगिता, कंपटीशन, उसका भी प्रभाव पड़ता है। चूंकि हमारा टॉपिक है मूल्य निर्धारण में समय तत्व की भूमिका, तो इस दृष्टि से हम इसी को आगे बढ़ाते हैं। समय को हम 4 भागों में बांट सकते हैं, या ये कहें कि समय को 4 भागों में बांटा जाता है। एक अति अल्पकाल, दूसरा अल्पकाल, तीसरा दीर्घकाल, चौथा अति दीर्घकाल। अब मैं आपको इसकी व्याख्या करना चाहूंगा कि अल्पकाल और अल्पकाल, दीर्घकाल और अति दीर्घकाल क्या है। देखिए, ऐसा होता है कि जितना समय कम होता है, किसके लिए? मांग और पूर्ति की शक्तियों के समायोजन के लिए। मांग और पूर्ति की शक्तियों को समायोजन करने हेतु जितना समय कम होगा, उसमें मूल्य पर या मूल्य के निर्धारण में मांग का प्रभाव ज्यादा होगा, और जितना समय दीर्घ होगा, मूल्य निर्धारण में पूर्ति पक्ष का प्रभाव ज्यादा होगा या पूर्ति का प्रभाव ज्यादा होगा। ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ जानी चाहिए। जैसे कल्पना कीजिए कि बाजार में आम बिकने के लिए आए हैं, ठीक है। ये जो आम आए हैं मार्केट में, अब बहुत सारे लोग वहां पे आम बेच रहे हैं, एक व्यक्ति आम बेच रहा है और भी लोग आम बेच रहे हैं, लेकिन उस व्यक्ति का अपना बाग है, वो बाग से लाके आम बेचता है। अचानक बारिश शुरू हो जाती है, बरसात शुरू हो जाती है। अब जब बारिश होती है तो वो व्यक्ति, जबकि वहां पे क्या होता है मार्केट में, आम की मांग यकायक अचानक बढ़ जाती है। अब वो व्यक्ति, उसके पास में इतना भी समय नहीं है कि उसकी जो झोपड़ी बाग में है और वहां जो पके हुए आम रखे हैं, उन आम को भी वो मार्केट में ला सके। आम तो बहुत है, कच्चे भी हैं, पके भी हैं, लेकिन जो पके हुए आम है वही तो बिकेंगे। तो इतना भी समय नहीं है उस व्यक्ति के पास अति अल्पकाल में, इस काल कि वो बाग में चला जाए और जाने के बाद इन पके हुए आमों को
मार्केट में ले आए और बेच दे, क्योंकि मांग बढ़ गई है, बरसात हुई है। बरसात के कारण सभी लोगों के अंदर आम खाने की इच्छा जागृत हुई है, सभी लोग आम खरीदना चाहते हैं, जिससे आम की मांग बढ़ गई है। लेकिन इस व्यक्ति के पास इतना भी समय नहीं है कि वो बाग में चला जाए और जो झोपड़ी में उसके आम रखे उन आमों को भी लेके आते। तो इसको कहते हैं अति अल्पकाल। अति अल्पकाल में पूर्ति स्थिर होती है, पूर्ति को लेस मात्र भी नहीं बढ़ा सकते आप। केवल मूल्य ही समय यानी मूल्य ही जो है मांग से प्रभावित होता है। मूल्य मांग से प्रभावित होता है। मांग के बढ़ने पर मूल्य बढ़ जाता है और मांग के कम होने पर मूल्य कम होता है। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। यानी अति अल्पकाल में मूल्य पर पूर्ति की अपेक्षा, पूर्ति तो स्थिर रहती है, मांग का प्रभाव अधिक होता है अति अल्पकाल में। अल्पकाल में क्या होता है? अल्पकाल में उस आम वाले को इतना समय मिल जाता है कि ये जो झोपड़े में पके हुए आम हैं, इन्हें भी वो उठा के मार्केट में ले आएगा। यानी स्टॉक तक वो पूर्ति को बढ़ा सकता है। जो उसके पास पके हुए आमों का स्टॉक है, उस स्टॉक तक बढ़ा सकता है। उसके पास इतना टाइम अल्पकाल में उसको प्राप्त हो जाए। क्योंकि दीर्घकाल में जितने भी कच्चे आम, जो कि छोटे हैं बड़े हैं जैसे भी हैं, कच्चे पक्के जो पेड़ पे लगे हुए हैं, सभी पक जाएंगे। तो दीर्घकाल में क्या होगा कि आम की पूर्ति को और भी अधिक बढ़ाया जा सकता है, पूर्ति के अनुरूप किया जा सकता है। और अति दीर्घकाल की बात करें तो अति दीर्घकाल इतना लंबा समय है कि आप नए नए आम के वृक्ष लगा लीजिए, समझ गए ना? कलम लगा दीजिए, जितनी भूमि पे चाहे उतनी भूमि पर आम के नए बाग लगा दीजिए। यहां तक कि आम की किस्मों में सुधार किया जा सकता है। ठीक है, भिन्न भिन्न प्रकार की नई नई किस्मों को विकसित किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी बदल जाएगी, सब कुछ चेंज हो जाता है। तो अति दीर्घकाल बहुत बड़ा समय होता है। अगर समय की बात करें, ऐसी वस्तुएं जो शीघ्र नष्ट होने वाली होती हैं, जैसे मछली, जैसे दही दूध, जैसे हरी सब्जियां, इनका बाजार अति अल्पकालीन होता है। कुछ इस प्रकार की वस्तुएं होती है उनका जो कुछ समय के लिए टिकाऊ रहती हैं, जैसे कुछ सब्जियां भी इस प्रकार की होती हैं। अब पालक की बात करो, कल आएगा, कल परसों खत्म, खराब। लेकिन कद्दू है, लौकी है, गोभी है, ये 2-4 दिन रखी जा सकती है। इनको यहाँ से दूर के स्थानों में भी भेजा जा सकता है। ठीक है, तो ऐसी वस्तु का बाजार अल्पकालीन बाजार कहलाता है। और ऐसी वस्तुएं जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट तक भेजी जा सकती हूँ, दीर्घकालीन वस्तुएं कहलाएंगी। गेहूं चावल, दवाइयाँ सवाइयाँ, दुनिया भर की बातें हैं। और अति दीर्घकाल में तो सब कुछ परिवर्तनशील होता है। तो चलिए इन सभी स्थितियों में, यानी अति अल्पकाल, अल्पकाल, दीर्घकाल और अति दीर्घकाल में मूल्य निर्धारण पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है उसका अध्ययन कर लेते हैं और रेखा चित्र की सहायता से कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने बताया आपको कि समय को हम 4 भागों में बांटते हैं। पहला भाग अति अल्पकाल। तो देखिए, अति अल्पकाल की बात करें तो अति अल्पकाल में ये हम वक्र बना रहे हैं। देखिए, हम अब इतना तो नहीं होता है कि हम एकदम सीधी रेखा खींच सकें, आपको तो सीधी खींचनी होगी। ठीक है, मुझे लग रहा है ये यहाँ से तिरछी हो रखी है। ठीक है, तो जरा इसको सही करके बनाइएगा। ये हमने इस पर एक्स लिख दिया है, इधर ओ, और ये अक्ष हमारा ओ वाई अक्ष है,
ये ओ एक्स अक्ष है, इसको आधार रेखा कहते हैं, इसको कोटि रेखा कहते हैं। ये कोटि रेखा है, कोटि रेखा, और ये आधार रेखा, आधार रेखा। ठीक है ना, समझ जाना चाहिए, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो कोटि रेखा पर हम चलिए आम के मूल्य को प्रदर्शित कर देते हैं। आम का मूल्य प्रति किलोग्राम रुपयों में, हमारे यहाँ रुपये चलता तो हम रुपयों में ही प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, चाहे आप इसको यहाँ लिख दीजिए रुपयों में। ठीक है, आम का मूल्य बिल्कुल सीधा लिखिएगा आप लोग, हम तो ब्लैक बोर्ड पर थोड़ा उल्टा लिखना पड़ रहा है। इस साइड से अगर हम लिखेंगे तो बिल्कुल सही आ जाएगा हमारा। ठीक है, लिख देता हूँ इस साइड से, क्या परेशानी है मुझको लिखने। आम का मूल्य प्रति किलो ग्राम रुपयों में। ठीक है, आम का मूल्य। अब यहां आम की मांग और पूर्ति, आम की मांग और पूर्ति। जहां पे आम की मांग और पूर्ति में संतुलन होगा, अर्थात मांग वक्र को पूर्ति, मांग वक्र और पूर्ति वक्र एक दूसरे को काटेंगे, वहीं पर मूल्य निर्धारण होता है। कल भी तो बताया आपको ये। चलिए तो देखिए पूर्ति रेखा, देखिए ये है पूर्ति रेखा। क्या है ये? पूर्ति रेखा। एस एस पूर्ति रेखा है, आम की पूर्ति रेखा है। एक समय विशेष में बाजार में बिकने के लिए जो आम आए हैं वो कितने हैं? OQ के बराबर है। कितने हैं? OQ के बराबर है। ठीक है, और मूल्य कितना है? मूल्य है OQ के बराबर या EQ के बराबर, क्योंकि अब मांग को देखिए, मांग वक्र, ये हमने मांग वक्र बना दिया, DD मांग वक्र है। ठीक है, DD मांग वक्र पूर्ति वक्र को E बिंदु पर काट रहा है। ठीक है, कौन से बिंदु पे? E बिंदु पर। ये P1, ये Q1, ये E1, E। इसको P लिख दीजिए, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, E बिंदु पर काटा है, फलस्वरूप मांग और पूर्ति का जो संतुलन बिंदु है वो E है, जिसके फलस्वरूप मांग और पूर्ति OQ के बराबर होती है। अब समझिए कि यदि मांग बढ़ जाए, मांग में वृद्धि हो जाए, क्या होगा? नया मांग वक्र, नया मांग वक्र पहले मांग वक्र के ऊपर बनेगा। ये है DD वक्र, D1, नया संतुलन बिंदु जो हो जाएगा वो हमारा E1 हो जाएगा। ठीक है, और ये बिंदु है ये, यहां पे ये बिंदु था जहां पे मांग और पूर्ति ने एक दूसरे को काटा था। तो क्या होगा? मांग के बढ़ने पर मूल्य कितना हो जाएगा? मूल्य हो जाएगा OP1। और मांग और पूर्ति कितनी रहेगी? मांग भी OQ के बराबर और पूर्ति भी OQ के बराबर ही रहेगी। पूर्ति बढ़ ही नहीं सकती, अति अल्पकाल है। तो फलस्वरूप जो है दुकानदार क्या करते हैं? मूल्य बढ़ा देते हैं। जब किसी वस्तु की मांग बढ़ती है तो क्या होता है? और पूर्ति स्थिर है तो मूल्य बढ़ जाता है। तो नया मूल्य क्या हो जाएगा?
OP 1 हो जाएगा, अर्थात मूल्य में P1 के बराबर वृद्धि हो जाएगी। समझ गए? ये क्यों हो रहा है? ऐसा हो रहा है समय तत्व के कारण। समय तत्व का प्रभाव पड़ रहा है। अति अल्पकाल में मांग में अगर वृद्धि होती है तो मूल्य में वृद्धि हो जाती है, और यदि मांग में कमी आ जाए, मांग कमजोर हो जाए, तो क्या होगा? नया मांग वक्र मैं ये बना दे रहा हूं, D2 बन जाएगा। मांग में कमी हो गई, नया संतुलन बिंदु क्या होगा? E2 हो जाएगा। और ये है कि यहाँ पे मांग और पूर्ति एक दूसरे को काट रहे हैं। मूल्य कितना निर्धारित होगा? मूल्य यहां से इसके समांतर ये रेखा हम डाल दी, ठीक है। मूल्य P2 हो जाएगा, अर्थात मूल्य में कमी हो जाएगी। कितनी कमी हो जाएगी? P2 के बराबर कमी हो जाएगी। मांग और पूर्ति वही रहेगी, मतलब पूर्ति वही रहेगी। पूर्ति में तो कोई परिवर्तन होगा ही नहीं, केवल मांग के बढ़ने पर मूल्य बढ़ जाएगा, मांग के घटने पर मूल्य घट जाएगा अति अल्पकाल में, ठीक है। इस रेखा चित्र को आप देख लीजिए। इसका हेडिंग पे आप ऐसे लिखेंगे, अति अल्प काल में समय तत्व की भूमिका। मैं एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूं, अति अल्पकाल में चूंकि मांग के बढ़ने पर मूल्य बढ़ जाता है और मांग के घटने पर मूल्य घट जाता है, क्योंकि पूर्ति स्थिर रहती है, पूर्ति में गड़बड़ नहीं होती है। और इसीलिए ये रेखा चित्र हमने दिखा दिया, आपको समझा दिया अच्छे करके। मांग का संतुलन कहाँ होगा? मांग और पूर्ति का संतुलन जहां पे होता है उसे संतुलन बिंदु कहेंगे। क्या बोलेंगे? संतुलन बिंदु। और ये संतुलन बिंदु, इसको हम साम्य भी कह सकते हैं। साम्य बिंदु, ठीक है। साम्य यहां पे मांग और पूर्ति बराबर हो जाएंगे। साम्य संतुलन को कहते हैं। देखिए, फिजिक्स में भी होता है संतुलन, और अर्थशास्त्र में भी होता है। फिजिक्स में जो होता है संतुलन का जो मतलब होता है वो स्थैतिक अवस्था से होता है। स्थैतिक अवस्था अर्थात गतिहीनता। साम्य का जो अभिप्राय है या संतुलन का जो अभिप्राय है स्थैतिक अवस्था से होता है, अर्थात गतिहीनता से होता है। जैसे आप पेंडुलम देखते हैं ना, पेंडुलम आपने पढ़ा। चलिए बेटा, जैसे हम बताते हैं आपको कि पेंडुलम, अभी हमने ये बताया था ना, स्थितिक अवस्था। फिजिक्स में स्थितिक अवस्था से अभिप्राय होता है साम्य का, या गतिहीनता की अवस्था से होता है। फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान में साम्य का जो अर्थ है, जो अभिप्राय है, वो स्थितिक अवस्था या गतिहीनता की अवस्था। जैसे देखिए, पेंडुलम की बात कर रहा था मैं, ये मैं पेंडुलम बना रहा हूं। आपने देखा होगा पेंडुलम, घड़ी में भी देखा होगा। घड़ी में जो पेंडुलम लटका हुआ होता है वो इस तरीके से घूमता रहता है, ठीक है। यही बात यहां पर है। ये तो अवस्था है, ये पेंडुलम एक ये सिरा इसका ये हो गया, ठीक है। एक सिरा इसका ये हो गया, ठीक है। अब ये पेंडुलम को जब हम इसको मूव कराते हैं तो कभी ये इस साइड में जा रहा है और कभी ये इस साइड में जा रहा है, ठीक है। और ये इसकी स्थितिक अवस्था है, यानी कि स्थिर अवस्था है। तो अर्थशास्त्र में जो, मतलब फिजिक्स में जो अभिप्राय है स्थितिक अवस्था का, इस अवस्था से है जिसमें कोई गतिशीलता नहीं है, गतिहीनता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। यहां पर हम आपको ये बताना चाहते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है इंटरमीडिएट के लिए,
ये बात ही नहीं, रोकना पड़ेगा। तो आपकी समझ में आ ही गया होगा कि फिजिक्स में जो गतिहीनता होती है मतलब उसको कहते हैं साम्य। यहाँ नहीं, यहाँ तो क्या होता है, मैं आपको साम्य का अर्थ बता रहा हूँ, परिभाषा बता रहा हूँ। और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा में 101% मान के चलिए आपसे पूछा जा सकता है संतुलन किसे कहते हैं, या साम्य से क्या अभिप्राय है, या साम्य की परिभाषा लिखिए, जो भी। ठीक है, आप इस बात को यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए तो अच्छा रहेगा। अगर बाई दी ये एग्जाम में आ जाए तो 2 नंबर 1 नंबर का भी आता तो बहुत बड़ी बात होती है। तो साम्य का अभिप्राय अर्थशास्त्र में स्थितिक अवस्था से नहीं होता, यानी गतिहीनता की अवस्था से नहीं होता, अपितु उस अवस्था से होता है। अर्थशास्त्र में किस अवस्था से होता है? गतिहीनता से नहीं होता है। यानी साम्य का अभिप्राय गतिहीनता की अवस्था से नहीं है, अपितु उस अवस्था से है जिसमें परिवर्तन क्षण प्रति क्षण, मिनट प्रति मिनट, घंटा प्रति घंटा होते हैं, किंतु हम उन परिवर्तनों को अनुपस्थित मान लेते हैं। फिर से सुन लीजिए, चाहे साम्य का अभिप्राय गतिहीनता की अवस्था से नहीं होता, अपितु उस अवस्था से होता है जिसमें परिवर्तन क्षण प्रति क्षण, मिनट प्रति मिनट, घंटा प्रति घंटा होते रहते हैं, प्रतिदिन होते रहते हैं, लेकिन हम उन परिवर्तनों को अनुपस्थित मान लेते हैं। तो ये साम्य जो है अर्थशास्त्र का, या संतुलन जो है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट मतलब ये शब्द है। ठीक है, ये संतुलन या साम्य दोनों एक ही शब्द के पर्यायवाची अर्थ हैं। संतुलन का ही पर्यायवाची है साम्य। और आप ये भी जान लीजिए कि अगर आप संतुलन को नहीं जानते हैं या साम्य को नहीं जानते हैं तो अर्थशास्त्र का अध्ययन नहीं कर सकते, क्योंकि चाहे वह उपभोग का क्षेत्र हो, उपभोक्ता का संतुलन, चाहे वह उत्पादन हो, उत्पादक का संतुलन, चाहे वो वितरण हो, चाहे वो विनिमय हो, ठीक है, मूल्य का साम्य, वितरण में उत्पादन के साधनों का जो पारिश्रमिक होता है वो वहां भी साम्य। इसके बाद जो है राजस्व यानी कि लोकवित्त, तो प्रत्येक विभाग में साम्य मौजूद है। साम्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूरे अर्थशास्त्र में साम्य है। हम तो ये कहेंगे कि अर्थशास्त्र जो है ना साम्य की विचारधारा पर टिका। चलिए आगे बढ़ते। साम्य का अभिप्राय मैंने आपको पूरा बता दिया, आप याद करेंगे, आपके काम आएगा। यहां अति अल्पकाल में हमने आपको बता दिया कि मांग में वृद्धि होगी तो नया मांग वक्र D1 बनेगा। फलस्वरूप मूल्य जो OP से बढ़कर OP1 हो जाएगा, अर्थात मूल्य में वृद्धि हो जाएगी। यदि मांग में कमी आती है, नया मांग वक्र D1 होगा, नया संतुलन बिंदु E2 होगा, और नया जो मांग वक्र होगा D2, नया संतुलन बिंदु E2, और नया मूल्य होगा OP2, अर्थात मूल्य में कमी हो जाएगी। मांग के कम होने पर मूल्य कम हो जाता है, मांग के बढ़ने पर मूल्य बढ़ जाता है। तो ये अति अल्पकाल में पूर्ति स्थिर रहती है, और इसलिए OQ की मात्रा यानी पूर्ति और मांग वही रहती है। ठीक हो गया, कुछ समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम इस दूसरी जो अवस्था है हमारी, अभी अति अल्पकाल में हमने आपको बताया, अब अल्पकाल में देखते हैं अल्पकाल में क्या होता है। मूल्य निर्धारण में अल्पकाल में उत्पादक को इतना समय मिल जाता है कि वो बाग में जाए, झोपड़े में जो पके हुए आम रखे हैं उनको भी वो ले आए, इतना समय उसको मिल जाएगा। ये उसका झोपड़ा है और यहाँ पर ये आम रखे हुए बहुत सारे, ठीक है, ये भरा हुआ है आम से। तो उत्पादक को इतना समय मिल जाएगा, विक्रेता को इतना समय मिल जाएगा कि वो बाजार से उठे और अपने बाग तक चला जाए और झोपड़ी में जो पके हुए आम है उनको भी ले, यानी कि स्टॉक तक पूर्ति को बढ़ाया जा सकता है। अति अल्पकाल में तो नहीं बढ़ाया जा सकता, लेस मार्क भी नहीं बढ़ाया जा सकता, किंतु अल्पकाल में स्टॉक तक पूर्ति को बढ़ाया जा सकता है। देखिए कैसे हम आपको इसको रेखा चित्र बना रहे हैं। अल्पकाल में
अल्पकाल में समय तत्व की भूमिका। ये इसका हेडिंग हो गया है, भूमिका। ठीक है, इसका हेडिंग हो गया। अब इसमें हम रेखा चित्र बनाते हैं। देखिए, हमसे अगर तिरछा हो जाए तो हो जाए, लेकिन आपसे ना हो, ध्यान रखिएगा इस बात के लिए। ये कोशिश हम यही करते हैं कि तिरछा ना हो, है ना, लेकिन पैमाना तो नहीं है, इसलिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है हमारे हाथ से। ये हमने आधा रेखा ओ एक्स बना दी है। यहां ये कोटि रेखा ओ वाई है, जिस पर हम आम का मूल्य प्रति किलोग्राम लिखेंगे। आम का मूल्य प्रति किलोग्राम रुपयों में, यह हमने यहां लिख दिया है, आम का मूल्य प्रति किलोग्राम। अब यहां हमें नीचे लिखना है आम की मांग और पूर्ति। ये भी किलोग्राम में। अभी आपने यहां लिख दिया इसको, आप समझ सकते हैं। देखिए, ये रेखा कुछ ऊपर को दिखाई दे रही है मुझको, यहां से देखने से ये इसको यहां आना चाहिए। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा सही कर दिया इसको। अब आप भी कह रहे होंगे कि यहां से ही हो गया। चलिए, ये देखिए, ये हमारा मांग वक्र है, ये सॉरी पूर्ति वक्र है ये। ठीक है, पूर्ति वक्र। ये एस एस पूर्ति वक्र है। ओ एस मात्रा जो बाजार में उपस्थित है। ठीक है, अब देखिए, ये हमारा मांग है, मांग वक्र है। इसको हम कह सकते हैं डीडी वक्र। इसमें हमारा जो संतुलन बिंदु है वो है ई, क्योंकि पूर्ति वक्र को मांग वक्र जो है ई बिंदु पर काटा, ये बिंदु है हमारा ई। इसके फलस्वरूप मूल्य कितना होगा? मूल्य निर्धारित होगा ओपी के बराबर। ठीक है, और मांग और पूर्ति कितनी होगी? ओक्यू के बराबर होगी। ओक्यू के बराबर मांग और पूर्ति है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। अब क्या होता है, मान लीजिए मांग बढ़ जाती है, आम की मांग बढ़ जाती है, जैसे बरसात हुई, आम खाने की इच्छा लोगों की बढ़ी, लोग जो है क्या करेंगे, मार्केट में आएंगे खरीदने के लिए। अब विक्रेता को इतना समय मिल गया कि वो यहाँ आ जाए अपनी झोपड़ी में और यहाँ जो आम है उनको भी ले जाए। तो ठीक है, उसने जो है वहां से वो आम लाया, उसने बढ़ी हुई मांग के अनुरूप ये इस तरीके से ये मांग इतनी बढ़ गई थी उसकी, D1 हो गया, D1 हो गया मांग वक्र। उसने क्या किया, वो झोपड़ी में गया और उसने यानी कि इतनी आम की जो मात्रा रखी हुई थी वो भी ले आया। अब इतना बढ़ गया, अब नहीं बढ़ा सकता क्योंकि वो पके हुए आम सारे ले आया। अगर इसके बाद भी मांग में वृद्धि होगी, अर्थात मांग बढ़कर D2 हो जाए, तो क्या होगा? अब यहां तो हो गया E1 संतुलन बिंदु, यहां पर D2 संतुलन बिंदु होगा, और ये हमने आपको बताया E संतुलन बिंदु। तो अब क्या होगा, यहां तो ये हो गया कि मूल्य जो है बढ़ गया, इतना तो उसने मूल्य बढ़ा लिया P1 के बराबर, और क्वांटिटी बढ़ा दी उसने इतनी। अब उसके पास वस्तु नहीं है, अब नहीं बढ़ा सकता। तो अब क्या होगा, यदि अब भी मांग बढ़ेगी तो
अब पूर्ति को बढ़ाना संभव नहीं होगा। फलस्वरूप मूल्य में वृद्धि होगी, मूल्य बढ़कर ओपी2 हो जाएगा। समझ गए होंगे? यानी दिए हुए स्टॉक तक मूल्य को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, मूल्य को बढ़ाया जा सकता है। स्टॉक जितना था उतना बढ़ा दिया उसने, वो सब उठा के जितना भी उसके पास में स्टॉक था वो सब ले आया मार्केट में, और ये स्टॉक कितना था, इसके बराबर था उसके पास। अब मांग बढ़ेगी तो मूल्य बढ़ेगा, अब नहीं वो बढ़ा पाएगा। ठीक है, अब दीर्घकाल की हम बात कर लेते हैं। तो आपको इस रेखा चित्र की व्याख्या लिखनी है, पहले वाले रेखा चित्र की भी व्याख्या लिखनी थी। ओ एक्स अक्ष पर आम की मांग और पूर्ति को तथा ओ वाई अक्ष पर आम के मूल्य को प्रदर्शित किया गया है। पहले वाले चित्र में तो तीनों रेखाएं एक ही पर थी, क्वांटिटी बड़ी दे थी। इस वाले में क्या है कि क्वांटिटी यानी कि ई डी डी मांग वक्र है, एस एस पूर्ति वक्र है, ई संतुलन बिंदु है। फलस्वरूप बाजार में वस्तु का मूल्य ओपी के बराबर निर्धारित होता है और मांग और पूर्ति ओक्यू के बराबर होती है। अब क्या हो रहा है, मान लीजिए मांग बढ़ गई, नया मांग वक्र D1 हो गया, नया संतुलन बिंदु E1 हो जाएगा, तदनुरूप मूल्य जो बढ़कर कितना हो जाएगा, OP1 हो जाएगा, और मांग और पूर्ति कितनी हो जाएगी, OQ के बराबर हो जाएगी। यानी यहां तक तो सही है, उसने कितनी बढ़ा दिया, QQ1 के बराबर वृद्धि कर दी। अब यदि मांग बढ़ती है, नया मांग वक्र पूर्व के मांग वक्र से और भी ऊपर बनेगा, D2, नया संतुलन बिंदु E2 होगा, फलस्वरूप मूल्य बढ़ेगा, OP2 हो जाएगा, किंतु पूर्ति कितनी रहेगी, OQ1, पूर्ति नहीं बढ़ेगी। समझ में आ गया? तो ये अल्पकाल में ऐसा होता है। अब हम दीर्घकाल की बात करेंगे। देखिए मैं इस रेखा चित्र को यही मिटा रहा हूं, और चूंकि ये आधार रेखा मुझे फिर से बनानी पड़ेगी, इसलिए मैं केवल उतना ही मिटाऊंगा जितना मुझे जरूरत है, उससे ज्यादा मैं नहीं मिटाऊंगा। ठीक है, ये मूल्य भी हम मिटा देते हैं आपके लिए, और ये भी हमने मिटा दिया। अगर आपको कहीं पर समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझसे रेखा चित्र फोन करके पूछ लें, कोई परेशानी नहीं है। मैं हर समय आपके साथ हूं, हर समय आपके पास है, सबको मैंने अपना मोबाइल नंबर दे रखा है। और अब हम बात करते हैं अति दीर्घकाल में। दीर्घकाल में समय तत्व की क्या भूमिका होगी। तो जैसा हमने आप कल जो टॉपिक हमने पढ़ाया था संतुलन मूल्य, वही बात यहाँ पर पैन यानी कि कढ़ाई में पड़ी हुई गेंद है, और इसको जब मूव कराते थे ये यहाँ जाती है, मूव कराते यहाँ जाती है, और उसके बाद जब इसकी गतिशीलता खत्म हो जाती है तो ये अपनी जगह पे स्थिर हो जाती है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है कि मांग और पूर्ति की दिशा में परिवर्तन होता है, तो मूल्य में अप डाउन होता है, लेकिन मूल्य घूम फिर कर वहीं आ जाता जहां था। तो इसको हम कहते हैं संतुलन मूल्य। तो दीर्घकाल में चूंकि संतुलन मूल्य होता है, कल हमने आपको बताया था। देखिए आप इसको एक रेखा ये बनाइए, एक ये बनाइए। ठीक है, ये आपका पूर्ति वक्र है SS, ठीक है, और SS पूर्ति वक्र है, और ये आपका DD मांग वक्र है। ठीक है, दोनों वक्र DD वक्र और SS वक्र यानी पूर्ति वक्र और मांग वक्र दोनों E बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं। E बिंदु साम्य बिंदु है, अर्थात संतुलन बिंदु है। मांग और पूर्ति का संतुलन बिंदु है E बिंदु। फलस्वरूप मूल्य कितना निर्धारित होता है, OP के बराबर निर्धारित होता है। मांग और पूर्ति कितनी है, OQ के बराबर है। अब यदि
यह देखिए, ये दीर्घ काल में मूल्य निर्धारण का है। दीर्घ काल में क्या होगा कि अगर मान लीजिए मूल्य इसको एक बार फिर से देख लीजिए, इस रेखा चित्र को मैं दोबारा से बना देता हूं। ये ऐसा पूर्ति वक्र यहां से बनेगा, ठीक है। अब ये हमारा वक्र बिल्कुल सही हो गया। कारण इसका ये था ना कि हम आपको बताएंगे यहां से लेकर, चूंकि तो मूल्य होता है OP1, ठीक है। तो पूर्ति तो होती है इतनी और मांग होती है यहां से यहां तक या यहां से लेके यहां तक, यानी Q2 तक मांग होती है और Q1 तक पूर्ति होती है। OQ1 पूर्ति तथा OQ2 मांग। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि पूर्ति जो है यानी मांग जो है इतनी अधिक है, Q1 से लेके Q2 तक, यहां से लेके और यहां तक ये अतिरिक्त मांग है। कल भी बताया था, ये मूल्य को ऊपर की ओर फेंकती है। जब मांग, किसी वस्तु की मांग बढ़ती है तो मूल्य बढ़ता है। चलिए, मूल्य जो है ए बिंदु पर आ जाएगा, जब तक नहीं आएगा तब तक ये बढ़ता रहेगा, ठीक है। अब यहां पे देखिए, ये बिंदु है P2, इस पर मांग कितनी है? जब मूल्य ज्यादा होता है तो मांग कम होती है, Q1 के बराबर। P2 मूल्य पर पूर्ति कितनी है? OQ2, अर्थात यहां से लेकर यहां तक, इसको मैं लिखता हूं I, इसको लिखता हूं J। I के पूर्ति फालतू है, यहां पर मांग फालतू है, और यहां पर K, IJ, KL यानी यहां से लेके यहां तक ये मांग अतिरिक्त है ना, अतिरिक्त मांग। अतिरिक्त मांग मूल्य को नीचे की ओर फेंकती है, अर्थात तब तक मूल्य कम हो, मतलब कहिए जो अतिरिक्त पूर्ति है ये मूल्य को नीचे की ओर फेंकती है। अतिरिक्त पूर्ति, सॉरी यहां पे लिखेंगे पूर्ति, अतिरिक्त पूर्ति, ये मूल्य को नीचे की ओर फेंकती है, क्योंकि बाजार में अगर बिक्री है तो अधिक मात्रा होगी तो उसे मूल्य कम करके ही बेचा जा सकता है। जब ये पूर्ति अतिरिक्त है तो इसको तभी बेचा जा सकता है जबकि मूल्य कम हो। तो ये क्या होगा, ये मूल्य नीचे की ओर गिरेगा, और तब तक गिरेगा जब तक ये बिंदु पर नहीं आ जाएगा। अर्थात दीर्घकाल में मांग और पूर्ति की स्थायी शक्तियों के द्वारा मूल्य निर्धारित होता है और उसमें एकदम परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। तो दीर्घकाल में तो मांग और पूर्ति दोनों एक दूसरे के बराबर मूल्य की प्रवृत्ति रखते हैं, जैसा इसे चित्र में दिखाया गया। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब अति दीर्घ काल की बात करें तो अति दीर्घ काल में तो आपको एक सामान्य से पैराग्राफ लिखना है कि अति दीर्घ काल में मांग और पूर्ति को मांग के अनुरूप किया जा सकता है। अति दीर्घ काल में उत्पादन की टेक्नोलॉजी में परिवर्तन हो जाता है। अति दीर्घ काल में सब कुछ परिवर्तनशील होता है ना। बढ़ी हुई जनसंख्या भी बढ़ती है, उत्पादन भी बढ़ता है, तो अति दीर्घ काल में तो सब कुछ परिवर्तनशील होता है। और फिर किल्स ने कहा भी है, एक कोटेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है उनका, बहुत ही अच्छा कोटेशन है, जहां कहीं भी आपको लगे कि पूर्ण प्रतियोगिता यानी कि कहिए दीर्घकाल की मान्यता पर कोई सिद्धांत आधारित है दीर्घकाल, तो वहां पे आप एक आलोचना लिखिए किल्स की कि दीर्घकालीन विवेचन की कोई उपयोगिता नहीं, दीर्घकालीन विवेचना या व्याख्या की कोई उपयोगिता नहीं। दीर्घकाल में हम सब मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो उस दर्शन की जैसे दीर्घकाल में सोने की वर्षा होगी, जब हम ही नहीं होंगे तो सोने की वर्षा को हम करेंगे क्या, ठीक है ना। तो अति दीर्घ काल की जहां तक बात है, दीर्घ काल में सब कुछ परिवर्तनशील होता है। तो इस प्रकार से मूल्य निर्धारण में समय तत्व की भूमिका को मैंने स्पष्ट कर दिया है। यदि ये क्वेश्चन 6 नंबर में आता है तो आपको चारों में समझाना पड़ेगा।
अति अल्पकाल, अल्पकाल, दीर्घकाल, अति दीर्घकाल। ठीक है, और समय को 4 ही भागों में हमने बांटा भी था और चारों ही प्रकार से हमने इसको समझा भी दिया है। अति अल्पकाल में मांग में परिवर्तन होता है, मांग बढ़ती है मूल्य बढ़ जाता है, मांग कम होती है मूल्य कम हो जाता है, फर्स्ट। उसके बाद आता है अल्पकाल। अल्पकाल में हम स्टॉक तक पूर्ति को बढ़ा सकते हैं, स्टॉक जितना है उतना तक बढ़ा सकते हैं, उसके बाद उससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, और उसके बाद अगर मूल्य बढ़ेगा, सॉरी मांग बढ़ेगी तो मूल्य बढ़ जाएगा। ठीक है, दीर्घकाल में मांग और पूर्ति स्थायी शक्तियों के द्वारा, मांग पूर्ति की स्थायी सापेक्षिक शक्तियों के द्वारा मूल्य का निर्धारण होता है और पूर्ति पूर्णतः मांग के अनुरूप होने की प्रवृत्ति होती है। और इसके बाद रहा अत्यधिक काल, तो अत्यधिक काल में सब कुछ परिवर्तनशील होता है। धन्यवाद, थैंक यू, फिर मिलेंगे, बाय।